Hello everyone, welcome to the Manulo classes in the session of daily news analysis. Today is 12th of December 2024 and I am Naresh Sharma going to discuss with you the current affairs of the day. So सबसे पहले हम चलते हैं प्रीवियस डे सेशन के बेसिस पर जो क्वेश्चंस बनते हैं जस्ट हैव अ रिवीजन। और क्वेश्चन सबसे पहले हम लेते हैं कि हु सर्व्स एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। इसका आंसर सबको पता होगा, इसका आंसर है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऐसे बेसिक क्वेश्चंस कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट इज विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइंस द रिमूवल प्रोसेस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। तो इसके लिए आर्टिकल 67 भी है जो बताता है कि कैसे वाइस प्रेसिडेंट को उनकी पोस्ट से रिमूव किया जाता है। व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर अ रेजोल्यूशन टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट टू बी मूव्ड इन द राज्यसभा। अगर कोई रेजोल्यूशन जो है वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए लेके आना है तो उससे पहले की क्या रिक्वायरमेंट है, तो उसके पहले की रिक्वायरमेंट है कि एक 14 दिन का 14 डेज का नोटिस आपको देना होगा उन वाइस प्रेसिडेंट को, जिससे कि वो अपना कोई रिएक्शन कर सकें। Which one must agree to the resolution for the removal of the vice president after it's passed by the Rajya Sabha। जब ऐसा कोई रेजोल्यूशन राज्यसभा पास कर देती है तो फिर इनमें से किसको उससे जो है कंसेंट करना होगा, एग्री करना होगा, तब जो वाइस प्रेसिडेंट है अपनी पोस्ट से रिमूव होंगे। तो उसके लिए है हमारे पास में लोकसभा। तो जब लोकसभा इस रेजोल्यूशन से, ये जो रेजोल्यूशन उनके रिमूवल के लिए राज्यसभा में आया है, उसको अगर एग्री कर देती है तो फिर जो वाइस प्रेसिडेंट है वो अपने पोस्ट से रिमूव हो जाएंगे। Does the Indian Constitution specify particular grounds for the removal of the vice president? क्या ऐसे कोई ग्राउंड्स बताती है कि किस ग्राउंड पर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूव किया जा सकता है? ऐसा कोई ग्राउंड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बताता कि किस ग्राउंड पर उनको रिमूव किया जाएगा। सो नो, इट लीव्स इट टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स। ये तो मेंबर डिसाइड करेंगे कि किस बेसिस पर वो उनको हटाना चाहते हैं, क्या उनके पास में रीजन है, बस उनको एक रेजोल्यूशन पास करना होता है। विच प्रेस्टिजियस अवार्ड डिड माधव गाडगिल। कल माधव गाडगिल को एक मिले अवार्ड के रिगार्डिंग में हमने डिस्कस किया था, जो कि यूनाइटेड नेशन से मिला है और अवार्ड का नाम है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। और ये इंडिया के लिए एक बड़ा अचीवमेंट है जो मिला है किसको, माधव गाडगिल को। इन्होंने वेस्टर्न घाट पर स्टडी के लिए एक जो पैनल था उसको भी स्टडी किया था, हेड किया था। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माधव गाडगिल रिसीविंग द चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। ये इस अवार्ड का सिग्निफिकेंस ये है कि he is the only Indian to receive the award this year। इस ईयर अगर किसी को अवार्ड मिला है तो he is the only Indian to get this award। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which area did Madhav Gadgil make significant contribution to the earth जो है to earn the champions of the earth award। तो क्या उन्होंने काम किया ऐसा, तो कंजर्वेशन एंड इकोलॉजी उस पर उन्होंने काम किया, दैट्स वाई उनको ये चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड जो है मिला है। द रेजोल्यूशन फॉर रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मूव्ड इन। ये क्वेश्चन एक मेरे को पीवाईक्यू में मिला तो इसको भी मैंने ऐड कर दिया कि रेजोल्यूशन जो वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना चाहता है उसको कौन से हाउस में इनिशिएट किया जा सकता है। सो उसको केवल राज्यसभा में इनिशिएट किया जा सकता है, लोकसभा में ऐसे किसी मोशन को नहीं ला सकते, किसी रेजोल्यूशन को नहीं ला सकते जो वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना चाहते हो, बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा। तो राज्यसभा के चेयरमैन को हटाने के लिए उस रेजोल्यूशन को कहां लाया जाएगा, राज्यसभा में। अगर लोकसभा के चेयरमैन दैट इज स्पीकर उनको रिमूव करना हो तो उनको रिमूव करने का जो रेजोल्यूशन आएगा वो भी कहां आएगा, वो लोकसभा में आएगा। तो जिस हाउस का चेयरमैन है, चेयरपर्सन है, स्पीकर है या चेयरपर्सन है, जो भी नाम उनके हैं, जिस हाउस का वो है उसी हाउस में उनके रिमूवल की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो इसको कॉन्सेप्चुअली आपको समझ लेना है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं आज के करंट अफेयर पर। वर्ल्ड सोलर रिपोर्ट, ये वर्ल्ड सोलर रिपोर्ट का जो है 3rd एडिशन अभी आया है, जो कि रिलीज किया है किसने, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने, ISA ने इस जो रिपोर्ट को रिलीज किया है। 3rd एडिशन ऑफ द वर्ल्ड सोलर रिपोर्ट सीरीज वाज रिलीज्ड बाय द 7th असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। वर्ल्ड का जो 20,000 की रिपोर्ट है ISA ने इसको रिलीज किया है।
ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि भाई सोलर रिपोर्ट कौन इसको रिलीज करता है, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस। फर्स्ट टाइम इस रिपोर्ट को 2022 में रिलीज किया गया था और उसके बाद ये अब जो है इसका थर्ड एडिशन है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस सोलर रिपोर्ट में क्या फाइंडिंग्स मिली, क्या डेटा हमको मिला, तो उसका डेटा क्या है, राइज इन सोलर कैपेसिटी। तो एक टाइम था जब 2000 में, ठीक है, जब 20 स्टार्ट हुआ तो उसमें कैपेसिटी जो वर्ल्ड की थी 1.22 गीगावाट थी, वर्ल्ड की सोलर कैपेसिटी जो थी, लेकिन आज कितनी है 1419 गीगावाट इन 2023 के एंड तक का जो डेटा है, इतनी कैपेसिटी आज डेवलप हो चुकी है। मींस अराउंड हम कह सकते हैं 1000 गुने से भी ज्यादा इसमें जो है इसका क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। सोलर कैपेसिटी रिप्रेजेंट्स 3/4 ऑफ ऑल रिन्यूएबल कैपेसिटी एडिशंस ग्लोबली इन 2023। मींस जब भी हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं तो देखो रिन्यूएबल एनर्जी में आपकी सोलर एनर्जी है ना, वाटर से बनने वाली काइनेटिक एनर्जी के थ्रू है, आपकी जो है विंड एनर्जी है ना, आपकी और भी बहुत सारे सोर्सेस हैं रिन्यूएबल एनर्जी के, अदर्स में डाल सकते हैं। तो उन सब में 3/4 जो पार्ट है, 3/4 मींस 3/4, तो इसको डिवाइड करेंगे तो अराउंड 75% किसके अंडर में आता है, अब सोलर एनर्जी का यूज हो रहा है वर्ल्ड में अराउंड 75% के आसपास। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो जब से सोलर पीवी का स्टार्ट हुआ है, सोलर फोटोवोल्टिक पैनल्स की बात हुई है, तो 7.1 मिलियन पीपल को इसने क्या दिया है, रोजगार दिया है, एम्प्लॉयमेंट दिया है ग्लोबली इन 2023 में। ओनली 2023 में 7.1 मिलियन पीपल को उन्होंने जो है इस सेक्टर ने एम्प्लॉयमेंट दिया है। मींस हम कह सकते हैं अराउंड 71 लाख लोगों को इसने रोजगार दिया है 2023 में, तो बहुत बड़ा सेक्टर है। न्यू सोलर टेक्नोलॉजीज की इसमें बात कर लेते हैं कि पहले एक सिंपल सी जो है फोटोवोल्टिक सेल आती थी, लेकिन अब क्वांटम डॉट सोलर सेल्स भी आ रही हैं। रिकॉर्ड एफिशिएंसी इसकी बहुत ज्यादा होती है, 18.1%, एनहांसिंग एनर्जी कैप्चर एंड इनेबलिंग एटमॉस्फेरिक वाटर हार्वेस्टिंग। इसकी थ्रू वाटर हार्वेस्टिंग भी होती है, जो एनवायरनमेंट में जो एटमॉस्फेयर में वाटर होता है उसमें। सोलर पावर ब्लॉक्स एंड VIPV, ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ सोलर टेक्नोलॉजी इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर में उसको ऐड कर दिया। वर्ल्ड का जितना इंफ्रास्ट्रक्चर, मान लो हाउस बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, फैक्ट्रीज की बिल्डिंग्स बन रही हैं, उन सब में ऐड कर दिया, इंक्लूडिंग ट्रांसपेरेंट सोलर पैनल्स। एक टाइम था जब सोलर पैनल्स केवल ऐसे आते थे कि उन पर धूप आती थी, सनलाइट आती थी, लेकिन वो पार नहीं होती थी, ट्रांसपेरेंट नहीं थे वो। अब सोलर जो पैनल्स है वो कैसे आ रहे हैं, वो ट्रांसपेरेंट भी आ रहे हैं कि आपने अपनी छत पर किसी फील्ड पर लगा दिया तो सनलाइट को वो ब्लॉक नहीं करेगा, आने देगा। सो ये भी एक बड़ी बात है। इट मींस अगर ऐसे सोलर पैनल्स आ गए हैं, आ तो चुके हैं, तो उनका यूज देखो आप कि ऐसे सोलर पैनल, अगर आपने एक सोलर पैनल यहाँ लगा दिया, यहाँ से सनलाइट इसमें से पार हो रही है, अगर ट्रांसपेरेंट हो रही है, तो इसके जस्ट नीचे हम एक और पैनल लगा सकते हैं, उसके नीचे एक और पैनल लगा सकते हैं, उसके नीचे और पैनल लगा सकते हैं, तो बहुत ज्यादा स्पेस की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो मींस जब से सोलर पैनल्स में इनोवेशंस हुए हैं तो बहुत कुछ चेंज हो गया है। प्लस अब माइनिंग में भी सोलर पावर, जो सोलर एनर्जी है, उसको यूज हो रहा है। ग्लोबल मार्केट की अगर हम बात करें तो अभी भी चाइना सबसे आगे है, 43% ग्लोबल इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी चाइना के नाम है। देखो ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, कई बार क्वेश्चन आता है कि सोलर एनर्जी में फर्स्ट कंट्री कौन है, विंड एनर्जी में टॉप पर कौन है, न्यूक्लियर पावर एनर्जी में कौन है, तो इस तरह के क्वेश्चंस वहां से आते हैं, तो ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यूएसए 10% है, जबकि इंडिया की अगर हम बात करें तो 5 से 6% वर्ल्ड का जो सोलर एनर्जी इंडिया प्रोड्यूस करता है। इमर्जिंग मार्केट की अगर बात करें तो ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन वगैरह हैं, ये 2% अभी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ये भी बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे। अबाउट द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये रिपोर्ट बिकॉज ISA ने रिलीज की है, सो लेट्स हैव सम की पॉइंट्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विद 120 मेंबर्स एंड सिग्नेटरी कंट्रीज। इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और फ्रांस के जो प्रेसिडेंट थे उस समय पर, फ्रैंकोइस होलांडे, इन्होंने 2015 में इसका क्रिएशन किया था।
जब सीओपी की मीटिंग में वहां पर मोदी जी गए थे तब इसका क्रिएशन हुआ था। ये एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है। तो इंडिया के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि कोई इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है। मिशन इसका क्या है कि वर्ल्ड में सोलर एनर्जी को प्रमोट करना। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, लोक अदालत। तो अभी देखो, लोक अदालत ने काफी सारा कुछ अचीवमेंट किया है और जो नालसा के जो चेयरमैन हैं उन्होंने ये कहा कि 7,70,00,000 केसेस रिजॉल्व किए गए हैं 3 नेशनल लोक अदालत्स ऑर्गेनाइज्ड बाय नालसा इन 2024। 2024 में 3 बार लोक अदालत जो है उसको ऑर्गेनाइज किया गया और इसमें 7,70,00,000 केसेस को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। देखो, केसेस को सॉल्व करना ये एक और इम्पोर्टेंट चीज बन जाती है कि अभी एक पर्सन जिनका आपने वीडियो देखा होगा, क्या नाम था उनका, अतुल सुभाष, एआई के इंजीनियर थे, बेंगलुरु में काम करते थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया। उसके पीछे केवल उनकी पर्सनल लाइफ या उनकी वाइफ या उनके वाइफ के घर वाले केवल वही रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल सिस्टम भी है। क्यों? क्योंकि इस तरह के जो केसेस हैं, जो डाउरी से रिलेटेड केसेस हैं, डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड केसेस हैं, ऐसे केसेस में जो मैन है, जो मेल है, जो पति है, उसका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है, उसका टॉर्चर होता है और ये पूरी जुडिशरी जानती है। हम भी लीगल प्रोफेशन में, हमको भी रोजाना देख रहे हैं बहुत सारे केसेस को। तो जहां नालसा ऐसे केसेस को सॉल्व कर रही है, तो ये केस कौन से हैं? ये कुछ ऐसे वैसे नहीं है कि किसी का मर्डर कर दिया और ऐसे केसेस नहीं, ये नॉर्मल वाले केसेस होते हैं, जैसे किसी का ट्रैफिक चालान हो गया है ना, ऐसे केसेस होते हैं। तो फिलहाल अगर हम नालसा के तर्ज पर देखें कि यार क्या इंडिया की गवर्नमेंट, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम जल्दी से जल्दी करके कुछ करीब 5 लाख के आसपास नए जजेस अपॉइंट कर दें ऑल ओवर इंडिया? क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि लाखों लोग, करोड़ों लोग जेल्स में सड़ रहे हैं, उनको कोई सुनने वाला नहीं है, उनकी जो हियरिंग की डेट है उनको 10-10 साल हो गए, हियरिंग की डेट नहीं मिली है। तो क्या हम इतना नहीं कर सकते कि बहुत सारे जजेस अपॉइंट कर दें जिससे कि केसेस हमारे सॉल्व हो जाएं? सारी की सारी स्टेट्स में 1-1 लाख पुलिस की वैकेंसी निकाल दें, उनको जो है जल्दी से जल्दी जो है क्लियर करें। लेकिन बात वही है कि पॉलिटिक्स और ये सबके बीच में जो आम आदमी है वो कहीं पिस जाता है। तो आइए देख लेते हैं कि नालसा ने अगर ये सॉल्व किया तो नाम है इसका नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। ये लोक अदालत होती हैं और सिंगल डे इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है थ्रू आउट द कंट्री। और नेशनल लेवल से लेकर के, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के जो लोअर कोर्ट होता है किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और डिस्ट्रिक्ट से भी नीचे जिसको हम बोलते हैं ब्लॉक या तहसील बोलते हैं कई जगह, उस लेवल तक ये अदालतें ऑर्गेनाइज होती हैं और केसेस को सॉल्व करती हैं। की पॉइंट्स इसके बारे में क्या है, यहाँ से मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आए हैं। ये एक एडीआर मैकेनिज्म है। एडीआर मैकेनिज्म क्या होती है? अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल। ठीक है, इट मींस कोर्ट की बजाय कोर्ट के बाहर एक डिफरेंट मेथड्स के थ्रू ऐसे केसेस को सॉल्व कर लिया जाता है। इसको स्टैट्यूटरी पावर दे दी गई थी लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के थ्रू। इसके जो डिसीजन होते हैं फाइनल होते हैं और बाइंडिंग होते हैं, आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते। मोस्टली ये जो डिसीजन होते हैं कंसेंट के बेसिस पर होते हैं, एग्रीमेंट के बेसिस पर होते हैं और इसमें बहुत ज्यादा दुश्मनी भी नहीं बनती लोगों की आपस में। क्यों? दोनों से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करके मैटर को सॉल्व कर लिया जाता है। इट हैज सेम पावर्स एज द सिविल कोर्ट अंडर सीपीसी 1908 में जो एक किसी कोर्ट को सिविल कोर्ट की पावर मिली होती है, तो जब लोक अदालत तक लगती है तो उसको भी सिविल कोर्ट की सारी पावर्स होती हैं। फर्स्ट लोक अदालत से हमेशा क्वेश्चन आया है मल्टीपल टाइम्स। तो ये 1982 में जूनागढ़ में, गुजरात के जूनागढ़ में फर्स्ट टाइम लोक अदालत को ऑर्गेनाइज किया गया था 1982 में। ये ईयर मल्टीपल टाइम्स पूछी गई है। ये स्टेट भी मल्टीपल टाइम पूछा गया है कि किस स्टेट में सबसे पहले लोक अदालत को ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट हमारे पास में फिर से ये इशू जो है उठ करके आया है कि द हिंदू ने इस पर पहले एक रिपोर्ट निकाली थी और अब अगेन क्या हुआ है, ये इशू न्यूज में है। क्या है? इंडिया नीड्स राइट टू डिस्कनेक्ट। क्या डिस्कनेक्ट? इंटरनेट से डिस्कनेक्ट या मोबाइल से डिस्कनेक्ट? नहीं,
ये कुछ और मैटर है, आइए अभी देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने हैज अनाउंस्ड राइट टू डिस्कनेक्ट। इसने अभी अनाउंस किया है, इट अलाउज एम्प्लॉयज टू रिफ्यूज टू मॉनिटर, रीड, रिस्पॉन्ड टू वर्क रिलेटेड कम्युनिकेशंस आउटसाइड ऑफ देयर शेड्यूल्ड वर्किंग आवर्स। मींस आप अगर किसी कंपनी में वर्क करते हैं और आपका वर्क 9 to 6 है, उसके बाद आपका जो बॉस है, आपकी कंपनी का कोई एम्प्लॉय है, अगर आपको मॉनिटर करना चाहता है, रीड करना चाहता है, रिस्पॉन्ड करना चाहता है, कुछ भी काम करने की बात अगर करता है, कनेक्ट होना चाहता है किसी ऑफिशियल मैटर में, तो आपको पूरा अधिकार है, राइट है कि आप उससे कोई कांटेक्ट ना रखें ऑफिशियल आवर्स के बाहर। ऐसा किया है किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। अदर कंट्रीज में तो ये पहले से है, ठीक है। पार्लियामेंट में हमारे जो शशि थरूर हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि इनह्यूमैनिटी एट द वर्क प्लेस, बिकॉज वर्क प्लेस पर बहुत सारी इनह्यूमैनिटी होती है। लोगों को कई बार उनके जो बॉस होते हैं इतना बुरी तरह से डांट देते हैं सबके सामने, कई बार लोग सुसाइड तक कर लेते हैं, बहुत ज्यादा बेइज्जत कई बार उनकी हो जाती है। तो उस सबको लेकर के भी इन्होंने कहा कि भैया इस पर एक लीगल डॉक्यूमेंट लेकर के आओ, एक लॉ लेकर के आओ और इस पर हमें कानून बनाना चाहिए। आइए अब इसके थोड़ा सा अंदर तक चलते हैं कि क्या क्या हमारे पास में है, इस टॉपिक का रिलेवेंस क्या है वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इश्यूज एंड कंसर्न्स रिगार्डिंग राइट टू डिस्कनेक्ट, ठीक है, क्या है? द हिंदू ने इस पर एक रिपोर्ट निकाली थी। इंडियंस इन प्रोफेशनल जॉब्स लाइक ऑडिटिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीडिया, इनकी अगर बात करें तो एवरी वीक 55 आवर्स से ज्यादा काम करते हैं। तो एवरी वीक में अगर मैं बात करूं तो 55 आवर्स वो एवरी वीक में काम कर रहे हैं, और ये तो एक एवरेज बताया है उन्होंने, ठीक है। कई जगह पर ये जो टाइम है वो आपका 70 आवर्स से भी ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। और एक स्टडी रिपोर्ट आई थी एडीपी रिसर्च इंस्टीट्यूट की कि 49% ऑफ इंडियन वर्कर्स, उनका कहना है कि वर्क प्लेस स्ट्रेस नेगेटिवली इम्पैक्ट्स देयर मेंटल हेल्थ। तो वर्क प्लेस पर जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस है उनसे उनकी मेंटल हेल्थ पर बहुत ज्यादा नेगेटिव इश्यूज हो रहे हैं। एम्प्लॉइज फिजिकली लीव द ऑफिस, दे डू नॉट लीव देयर वर्क। काम से तो चले जाते हैं लेकिन काम उनका पीछा नहीं छोड़ता। क्यों? कि कोई ना कोई व्हाट्सएप ग्रुप पे, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज, कोई मेल, कोई कॉल हमेशा उनके पीछे लगा रहता है। ये भी इशू है। कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोविजंस क्या है इंडिया में इसको लेकर के? तो आर्टिकल 38 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो कि डीपीएसपी में, ये क्या कहता है कि द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। कि भैया स्टेट जो है, गवर्नमेंट है, वो ऐसे काम करेगी जिससे कि लोगों का वेलफेयर इंक्रीज हो। तो ये स्टेट की ड्यूटी है कि कोई ऐसा लॉ लेकर के आए कि जो करोड़ों की संख्या में, करोड्स ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ पीपल जो वर्क प्लेस पर उनका हरासमेंट होता है या आफ्टर वर्किंग आवर्स भी उनका हरासमेंट होता है। नेक्स्ट आर्टिकल 39 ये हमारे पास में जो कहता है डीपीएसपी का स्टेट को डायरेक्ट करता है, इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग द स्ट्रेंथ एंड हेल्थ ऑफ द वर्कर्स। बोला इस कंट्री को, इस देश को, गवर्नमेंट को अपने वर्कर्स की हेल्थ के लिए और वेलफेयर के लिए, स्ट्रेंथ के लिए काम करना होगा। ये डायरेक्शन देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को। स्टेट यहाँ पर राजस्थान यूपी की बात नहीं हो रही है, या भारत सरकार की बात हो रही है। आर्टिकल 43 भी हमसे कुछ कहता है, ये डायरेक्शन देता है कि कंडीशंस ऑफ वर्क मस्ट एंश्योर अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड फुल एंजॉयमेंट ऑफ लीजर एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज। मींस जो वर्क लोग करते हैं, जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, उनको भारत सरकार, गवर्नमेंट, जितनी भी एजेंसीज हैं, ये सब ऐसे राइट्स प्रोवाइड कराएं कि उनकी लाइफ अच्छी हो, लाइफ में कुछ एंजॉयमेंट भी हो, उनको कुछ फ्री टाइम भी हो, वो अपनी कल्चरल एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट कर सकें। मींस अगर कोई बांसुरी बजाना चाहता है, कोई म्यूजिक सीखना चाहता है, तो ऐसे राइट्स भी उनको मिलें, इतना टाइम उनको फ्री दिया जाए कि वो कुछ अपनी पर्सनल चीजों को कर सकें, ठीक है। ये भी है। दूसरा, विशाखा गाइडलाइंस आई थी 1997 में, जिसमें यह कहा था कि राइट टू डिग्निटी एट द वर्क प्लेस और सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट के लिए कहा था, जेंडर इक्वालिटी के लिए कहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस हैं जो है, आते तो बहुत सारे गाइडलाइंस हैं लेकिन ग्राउंड लेवल पर कितने ही सारे उसमें से इंप्लीमेंट नहीं हो पाते। प्रवीण प्रधान वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तरांचल में भी जो है हाई कोर्ट ने कहा था कि अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड डिसिप्लिन, कि लोग कहते हैं ना कि डिसिप्लिन के नाम पर, कंट्रोल के नाम पर जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं उनको कोई अधिकार नहीं है कि सबके सामने उसको इतना किसी को बेइज्जत किया जाए कि वो जीवन में अपने आप से हताश, निराश हो जाए। तो ऐसा हाई कोर्ट ने भी इसमें ऑर्डर दिया था कि
ह्यूमिलेशन नहीं किया जाना चाहिए किसी भी एम्प्लॉय का। रविंद्र कुमार धारीवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में भी द कोर्ट ने यह कहा था कि आर्टिकल 14 टू इंक्लूड आइडियाज ऑफ इंक्लूसिव इक्वालिटी रीजनेबली अकोमोडेट पर्संस विद डिसेबिलिटीज मींस प्लस इसमें इसका आपको मैं एक और की पॉइंट बताता हूं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि एवरी इंडिविजुअल जो होता है उसकी अलग कैपेसिटी होती है, अलग उसकी क्वालिटी होती है। तो हर एम्प्लॉय को ये ना समझा जाए कि वो एम्प्लॉय किसी दूसरे के बराबर काम कैसे क्यों नहीं करता, और स्पेशली तभी उस समय डिसेबल्ड पीपल के लिए कहा था, लेकिन ये जनरल में भी लागू होता है। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स। भैया हम इंडिया की बात कर रहे हैं कि सब कुछ हमें मिले, क्या वर्ल्ड में कहीं हो रहा है? हाँ, फ्रांस, लेबर चैम्बर ऑफ फ्रांस सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था 2001 में कि एम्प्लॉय इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू वर्क फ्रॉम होम और टेक होम फाइल्स एंड वर्किंग टूल्स। बोला घर पे फाइल ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। कब कह रहे हैं हम? 2001 में, आज से 23 इयर्स पहले कह दिया फ्रांस में। तो देखो कितना एडवांस चल रहा है। हम नकल तो करना चाहते हैं, हम कॉपी करना चाहते हैं यूरोपियन कंट्रीज को, लेकिन ऐसी चीजों में भी कॉपी करना चाहिए। पोर्तुगल हैज अ राइट टू डिस्कनेक्ट लॉ। वहां पर प्रॉपर लॉ है कि अगर कोई एम्प्लॉय को उसके आवर्स के बाद अननेसेसरीली मींस एक्सेप्ट इमरजेंसी अगर कांटेक्ट करते हैं, उनसे करते हैं, तो ऐसे एम्प्लॉयर को, उसके बॉस को वहां पर पनिशमेंट भी मिल सकता है। स्पेन में पब्लिक वर्कर्स और जो एम्प्लॉइज हैं हैव द राइट टू स्विच ऑफ डिवाइसेस। उनको ये राइट दिया गया है कि ऑफिस से बंद होने के बाद मोबाइल बंद कर दें, लैपटॉप बंद कर दें, मेल चेक ना करें, कुछ ना करें, ये उनके पास में राइट है। तो ये स्पेन में भी ऐसा राइट है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने अभी वहां की पार्लियामेंट ने पास द फेयर वर्क लेजिस्लेशन अमेंडमेंट उन्होंने पास कर दिया, व्हिच गिव एम्प्लॉइज द राइट टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्क आउटसाइड ऑफ द वर्किंग आवर्स, और अभी इन्होंने ये लॉ पास कर दिया। आयरलैंड की बात करें तो हैज आल्सो रिकॉग्नाइज्ड द राइट टू डिस्कनेक्ट फॉर द एम्प्लॉइज, उसने भी इसको रिकॉग्नाइज कर लिया। तो जिन कंट्रीज के बहुत सारी चीजों को वर्ल्ड में कॉपी किया जाता है, वहां पर वर्कर्स से रिलेटेड जो फैसिलिटीज हैं उसके लिए भी हमको कॉपी कुछ करना चाहिए, तो सीखना चाहिए। अल्टीमेटली लोग हैं तो अपने ही, एम्प्लॉइज अपने ही तो हैं। अगर वो टाइम से रिलैक्स करेंगे, है ना, एक हेल्दी इन्वायरमेंट मिलेगा, उनको रिलैक्स मिलेगा, उनको रेस्ट मिलेगा, वीकेंड ऑफ मिलेगा, या ऐसे जो भी रिक्वायरमेंट होती है, तो इससे एफिशिएंसी इंक्रीज होती है और अल्टीमेटली बेनिफिट कंपनी का ही होता है। ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं मैनेजमेंट में भरी पड़ी हैं, IIM में, या जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड काम करते हैं उसमें। सो गाइस, दिस वाज फॉर टुडे एंड वी विल मीट अगेन इन अनदर सेशन विद सम क्वेश्चंस एंड अनदर टॉपिक्स। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।